हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आप सबकी डिमांड पर बात करेंगे इसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट के टॉपिक अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग के बारे में। वैसे तो शॉर्ट में मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूँ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, जो कि है अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग, जिसपे हमारे सिलेबस में हमें डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और इक्लेक्टिक काउंसलिंग डिस्कस करने के लिए बोला गया है। तो अप्रोचेस से मतलब है कि काउंसलिंग किस किस तरीके से हो सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव काउंसलिंग किसने दी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जहां पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का टॉपिक आता है, वहां पर ये क्वेश्चन जरूर आता है कि चीफ एक्सपोनेंट कौन है डायरेक्टिव काउंसलिंग के, या नॉन डायरेक्टिव के, या इक्लेक्टिक की, किसने दी है, क्या मेजर पॉइंट्स है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग के चीफ एक्सपोनेंट है E.G. विलियमसन। इन्होंने इसके बारे में बात की थी, ज्यादा इसका प्रचार किया था और इसका जो प्रोसीजर है वो भी इन्होंने बताया था। ऑल्सो नोन एज प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग, इसे प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके दे देते हैं ना कि अच्छा, हम जाके उन्हें अपनी बीमारी बताते हैं तो वो हमें दवाइयां लिख के दे देते हैं, उसी को तो बोलते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन, कि डॉक्टर के द्वारा दी गई प्रिस्क्रिप्शन या किसी के द्वारा दी गई प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें भी यही होता है कि जो काउंसली होता है, काउंसली यानी कि जो काउंसलिंग के लिए गया है, और काउंसलर जो काउंसिल कर रहा है। तो जो काउंसली होता है वो जाके अपनी प्रॉब्लम बताता है और काउंसलर उसे सॉल्यूशन दे देते हैं। सो इट इज काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच। इसीलिए इसे काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच भी बोला जाता है, क्योंकि काउंसलर जो है यहाँ पर एक्टिव है और काउंसली जो है वो पैसिव है। नीड बेस्ड अप्रोच है, जैसी काउंसली की नीड होगी उस हिसाब से जो काउंसलर है वो उसे सॉल्यूशन दे देंगे। प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस है, जो स्टूडेंट है या क्लाइंट है उस पर उतना फोकस नहीं है, उनकी क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ये मेन बात रहती है यहाँ पर। द होल प्रोसेस रिवॉल्व्स अराउंड द काउंसलर। पूरी जो प्रोसेस है वो काउंसलर के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि काउंसलर ज्यादा एक्टिव है। काउंसलर बस उसकी बात सुनेगा और फिर उसके बाद अपना जो सॉल्यूशन है वो दे देगा। एक तरीके से रेमेडियल डिवाइस हम बोल सकते हैं। इट गिव्स मोर इम्पॉर्टेंट टू इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट रेदर देन इमोशनल आस्पेक्ट। इसमें क्या है, इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया आपको, प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस है। जब उतनी बात ही नहीं हो रही तो इमोशंस कहाँ से आएंगे बीच में। तो सिर्फ काउंसलर जो है वो काउंसलिंग की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं और वहां पर काउंसलिंग खत्म हो जा रही है। तो इसीलिए ज्यादा फोकस किस पर है, इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट पर। प्रोसीजर की बात करेंगे डायरेक्टिव काउंसलिंग की, यानी कि किन स्टेप्स में होता है। स्टेप्स क्या है डायरेक्टिव काउंसलिंग के? तो विलियमसन ने 6 स्टेप्स दिए हैं। सबसे पहले एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग एंड देन फॉलो अप। अब हम बारी बारी इन सारे स्टेप्स को समझेंगे। तो सबसे पहले आता है एनालिसिस। इन दिस स्टेप डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेस फॉर एन एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट और स्टूडेंट या काउंसली। एनालिसिस जैसे वर्ड ही बता रहा है, एनालाइज करना, कि जब हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं तो इस स्टेप में क्या होगा कि डाटा कलेक्ट किया जाएगा। डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? अलग अलग सोर्सेस से। हम इंटरव्यू ले सकते हैं, स्केड्यूल के जरिए हो सकता है, ऑटोबायोग्राफी के जरिए हो सकता है, स्कूल स्टूडेंट है या कुछ तो हम उनका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट ले सकते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, कोई और टेस्ट ले सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने बोला ही साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए। तो यह इन सारी चीजों के जरिए हम क्या जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा कैसा है, उसके बारे में डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या काउंसली कैसा है, यानी एनालाइज करेंगे चीजों को। फिर आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग द डाटा टू फाइंड आउट द एसेट्स, लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट्स एंड मैल एडजस्टमेंट्स ऑफ द काउंसली। अब जितना भी डाटा हमने इकट्ठा किया वो सारा तो जरूरी नहीं ना होता, तो उसमें से क्या हमारे लिए जरूरी है हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, समराइज करेंगे कि इसमें से हमें कितना डाटा मिल रहा है। तो यानी कि जो एनालाइज में हमने सारा डाटा कलेक्ट किया, सिंथेसाइज में उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको वेल फॉर्म में, वेल ऑर्डर में लगाया उसे, और उसे समराइज किया कि इससे हमें क्या जानने को मिल रहा है। एज अ होल हम बच्चे के बारे में क्या समझ पा रहे हैं, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके असेट्स वगैरह, ये सारी चीजें हमें उसके बारे में जानने को मिलती है। फिर आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है कि अब तक हमने क्या पता किया, बच्चे का रिकॉर्ड पता किया, क्या प्रॉब्लम्स, क्या स्ट्रेंथ्स, क्या वीकनेसेस है वो पता किया। अब हम रीजन जानेंगे। डायग्नोस क्या होता है? कॉज जानना।
formulating conclusions regarding the nature and causes of the problems expressed by the counselor। अब जो काउंसलिंग ने हमें प्रॉब्लम बताई थी, हम उसका रीजन जानने की कोशिश करेंगे, जितना भी डाटा हमने कलेक्ट किया उसके बाद ऑर्गेनाइज किया उसके बेसिस पर यानी कि इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम डायग्नोज करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस में क्या करेंगे, हम एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में इस चीज का क्या इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग यानी कि इस सारे के बेसिस पर अब हमने पता लगा लिया है कि क्या रीजन है, अब हम उसे सॉल्यूशन देंगे टू ब्रिंग एडजस्टमेंट एंड रीएडजस्टमेंट टू एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज और हर प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम जो भी उस बच्चे की प्रॉब्लम है उसके बेसिस पर, बच्चे की या काउंसलर की जो प्रॉब्लम है उसके बेसिस पर हम उसे क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे कि इस तरीके से ये एडजस्ट कर सकता है, ये चीजें करनी चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड भी यूज हो सकता है, परसुएसिव मेथड भी यूज हो सकता है, हम उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे करो, तो यानी कि एक तरीके से सॉल्यूशन देना। नेक्स्ट आता है फॉलोअप। फॉलोअप होता है एक तरीके से हम इसे फीडबैक बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम इफेक्टिवनेस चेक करते हैं कि जो हमने काउंसलिंग बच्चे को दी है, जो हमने उसे सॉल्यूशन दिया है क्लाइंट को, बच्चे को, काउंसलर को, वो कितना इफेक्टिव रहा है। और अगर हमें लगता है कि वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा है तो फिर फर्दर हम फिर से चले जाएंगे फर्स्ट स्टेप पर। और फर्स्ट स्टेप क्या था, एनालिसिस, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने एनालिसिस अच्छे से नहीं किया है जिसकी वजह से हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। अब बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में कि क्या फायदे हैं इस मेथड के, क्यों यूज किया जाना चाहिए। पहली बात तो इट सेव्स टाइम। टाइम किस तरीके से बचाएगा, क्योंकि काउंसलर जो है वो तो एक तरीके से एक्सपर्ट ही है, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर जल्दी से सॉल्यूशन बता देगा बच्चे को या काउंसलर को, जिसकी वजह से टाइम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोर एम्फेसिस ऑन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस है तो जल्दी भी हो रहा है और प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। नेक्स्ट है डायरेक्ट, परसुएसिव एंड एक्सप्लेनेटरी मेथड्स। इसमें डायरेक्ट बच्चे को एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि क्या सॉल्यूशन है, जल्दी से उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि क्लाइंट जो है यानी कि जो काउंसलर है वो फिर खुश हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं ना। काउंसलर से डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देगा कि ये काम आप कर सकते हो, ये आपके रीजंस थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स कर लो, यहाँ पर ये कर लो, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो डायरेक्ट, परसुएसिव एंड एक्सप्लेनेटरी मेथड्स है, जिससे स्टूडेंट भी जो है वो जल्दी खुश हो जाता है क्योंकि उसे जल्दी सॉल्यूशन मिल जाता है। अब हर मेथड्स के कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ डीमेरिट्स, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो इस मेथड के क्या लिमिटेशंस है, वैसे लिमिटेशंस ज्यादा एक्यूरेट वर्ड रहता है कि कुछ कमियां जो रह जाती हैं उसमें। तो मेक काउंसलिंग ओवर डिपेंडेंट। अब काउंसलिंग क्या हो गया, जल्दी सॉल्यूशन मिल गया, खुशी तो मिल गई, लेकिन जो जितनी जल्दी खुशी मिलती है वो फिर उतनी जल्दी चली भी जाती है। तो वही बात है, यहाँ पर क्या हो जाता है, काउंसलिंग ओवर डिपेंडेंट हो जाता है। अब फ्यूचर में कभी उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या वो बार बार काउंसलर के पास जाता रहेगा, यानी कि उसे स्पून फीडिंग की आदत हो जाएगी। तो इसीलिए ये ओवर डिपेंडेंट बना देता है, ये थोड़ी इसकी कमी है। मे लेड टू रॉन्ग काउंसलिंग। हो सकता है कि काउंसलिंग रॉन्ग हो जाए। कैसे रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि या तो हमने जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी वो ढंग से नहीं इकट्ठी करी, या फिर हो सकता है कि अब इंसान वैसा ना रहा हो, जैसे मैंने क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स वगैरह मंगाए उसके बेसिस पर मैंने काउंसलिंग कर दी। लेकिन ह्यूमन क्या है, एक डायनामिक चीज है ना, कि वो बदलता रहता है टाइम के साथ। हो सकता है अब वो वैसा ना और मैंने उसके बेसिस पर, पुराने रिकॉर्ड्स के बेसिस पर काउंसलिंग कर दी हो, तो काउंसलिंग गलत हो सकती है। और क्योंकि काउंसलिंग पैसिव है, बच्चा जो है यहाँ पर पैसिव है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, अब मैं उसे सॉल्यूशन बता रही हूँ, वो सिर्फ हाँ ठीक है बोल के चला जा रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कितनी ठीक रही है या नहीं। तो इस तरीके से मुझे लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा कुछ सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन बच्चे को शायद उसके लिए उतना ज्यादा यूजफुल ना हो, तो रॉन्ग काउंसलिंग हो सकती है। नो सेल्फ एनालिसिस। बच्चा खुद को एनालाइज नहीं कर रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा है, स्पून फीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से फर्दर अगर कभी उसे प्रॉब्लम आती है तो वो नहीं सॉल्व कर पाएगा, सेल्फ को नहीं जान पा रहा है वो। ये एक इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जैसे वर्ड ही बता रहा है, डायरेक्टिव के जस्ट उल्टी होती है जो, यानी कि जस्ट अपोजिट। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इसके चीफ एक्सपोनेंट कौन है, कार्ल आर रॉजर्स। और अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको पर्सनालिटी की थ्योरीज पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी दी है। कार्ल रॉजर्स ने उसमें बताया था कि कैसे ह्यूमन जो है वो सेंटर में रहना चाहिए, आइडियल सेल्फ के बारे में, रियल सेल्फ के बारे में, सेल्फ इमेज हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, आइडियल सेल्फ हम क्या बनना चाहते हैं, रियल सेल्फ हम एक्चुअल में है क्या, इस सब के बारे में इन्होंने बताया था।
ऑल्सो नोन एज परमिसिव काउंसलिंग भी बोला जाता है इसे। इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड रहता है वो सेंटर्ड में रहता है और इसीलिए इसे चाइल्ड सेंटर्ड काउंसलिंग भी बोला जाता है। और जो काउंसली है उसका रोल यहाँ पर पैसिव है। इमोशनल एस्पेक्ट, जैसे मैंने बोला, सब पॉइंट उसके उल्टे हो जाएंगे, इसीलिए आपको अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस भी आ सकता है डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव के बीच। इसमें इमोशनल एस्पेक्ट्स आर मोर सिग्निफिकेंट देन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। इसमें हम बच्चे के अंदर लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बच्चे को समझने की कोशिश कर रहे हैं उसकी क्या, क्योंकि यहाँ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या मानता है कि पर्सन के अंदर खुद के अंदर एबिलिटीज है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो हम बच्चे से बात करके उसके अंदर ये लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अ पर्सन इज एक्सेप्टेड इन हिज और हर ओरिजिनलिटी एंड इज फ्री टू एक्सप्रेस। यहाँ पर क्या है कि बच्चे को फुल फ्रीडम मिलती है कि वो जो चाहे वो बोल सके, इसीलिए ये हायर क्लासेस में ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो उतना पता ही नहीं होता है क्या बोलना है, उन्हें तो अपनी फीलिंग्स की उतनी समझ होती नहीं है। तो छोटे बच्चों के केस में डायरेक्टिव काउंसलिंग ज्यादा इफेक्टिव रहती है और बड़े के केस में नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, क्योंकि वहां पर हमें बच्चों की फीलिंग्स जाननी है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। और शुरू में हो सकता है कि थोड़ा इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से वो उतने अच्छे से ना बता पाए, तो वहां पर काउंसलर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करे कि वो अपनी फीलिंग्स जो है वो बिना किसी डर से उस काउंसलर के सामने रख पाए। फिर बात आ जाती है कि स्टेप्स क्या होते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के। तो कार्ल रॉजर द्वारा 5 स्टेप्स दिए गए हैं जिसे हम प्रोसीजर ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग भी बोलते हैं। डिफाइनिंग द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, नेक्स्ट फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स, टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग सिचुएशन। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या है। नेक्स्ट इज फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा काउंसलर कि जो बच्चा है वो फ्रीली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। The counselee is made aware of the fact that he or she can express feelings freely and the counselor approves it। यानी कि काउंसली को ऐसा अवेयर करवाया जाता है कि वो अपनी जो भी बोलना चाहे वो बोल सकता है और काउंसलर उसकी बात जो है वो सुनता है और उसे ऐसा लगना चाहिए कि उसकी बात को वैल्यू किया जा रहा है, ताकि वो फ्रीली जो भी उसके मन में हो काउंसली के मन में वो बोल सके। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट। और यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ रियलाइजेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे बताया कि नॉन डायरेक्टिव में क्या है कि हम बच्चे को इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ले। तो यहाँ पर क्या होगा, इंसाइट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, बच्चा अपनी फीलिंग्स को क्लासिफाई करना शुरू कर देगा, सेल्फ रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी। फिर आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स। अब काउंसलर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि बच्चे की कौन सी फीलिंग्स पॉजिटिव है, कौन सी फीलिंग नेगेटिव है, और उसे अलग अलग करेगा, क्योंकि बच्चा तो फ्रीली खुद को एक्सप्रेस करे जा रहा है कि ये हुआ वो हुआ। तो फिर कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है ये तो एक्चुअल में काउंसलर ही पता कर पाएंगे। फिर काउंसलर उसे हेल्प करेगा, बस ज्यादा एक्टिव यहाँ पर बच्चा ही है, काउंसलर ही है, लेकिन काउंसलर उसे हेल्प कर रहे हैं उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। फिर आ जाएगा टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग। अब जब काउंसलर को या फिर काउंसली को, दोनों में से किसी एक को भी लगेगा कि हाँ सॉल्यूशन मिल चुका है, बच्चा भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ अब मैं ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता हूं, तब क्या होगा, इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस को, यानी रोक दिया जाएगा। काउंसलर लुक्स फॉर अ पॉइंट वेयर ही और शी कैन टर्मिनेट द काउंसलिंग सिचुएशन आफ्टर ऑल स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स के बाद काउंसलर ट्राई करेगा इसको टर्मिनेट करने की, या फिर काउंसलिंग भी कर सकता है। यानी कि जब, जैसे मैंने बताया कि अगर उसे लगता है कि हाँ मेरी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, तो अब बोलेगा कि अब मुझे काउंसलिंग की जरूरत नहीं है और फर्दर काउंसलिंग के लिए जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही सीख चुका है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नेक्स्ट बात आती है एडवांटेजेस क्या हैं इस मेथड के। सो फुल फ्रीडम टू एक्सप्रेस। यहाँ पर बच्चे को पूरी फ्रीडम मिल रही है कि उसकी जो भी फीलिंग्स है, पॉजिटिव फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स, कंफ्यूजन वाली फीलिंग्स, वो सारी फीलिंग्स जो है वो काउंसलर को बता सकता है। काउंसली बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। जैसे मैंने बोला था ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है कि इंसान अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकता है, तो काउंसली क्या बन जाता है, इंडिपेंडेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी उसने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकाला है, सिर्फ काउंसलर ने मदद करी है। दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग लीव्स इट्स इंप्रेशन फॉर लॉन्गर पीरियड। सेम बात आ गई कि इस काउंसलिंग से क्या है, लंबे पीरियड तक इंसान के ऊपर इंप्रेशन रहता है कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाएगा। शिफ्ट्स द पर्सन फ्रॉम हिज और हर अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड टू द कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड एंड रिलीजेस टेंशन।
तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है या अगर हम बहुत बेचैन या फिर बहुत ऐसे फील करते हैं कि अब इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ऐसा तो कभी नहीं होता है, क्योंकि उसका सोल्यूशन निकलता है ना आगे चल के। तो कहीं ना, और वो सोल्यूशन भी हम ही निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में थी। तो इस काउंसलिंग की मदद से क्या किया जाता है, जो चीज़ अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में थी उसे शिफ्ट कर दिया जाता है, उसे ले आया जाता है। जब हम बात करते हैं, बोलते हैं तो फिर खुद ही सॉल्यूशन मिल जाता है। तो फिर वो क्या है, उस चीज़ को शिफ्ट करके कहाँ लाया जा रहा है, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में। और जब हमें पता चल जाएगा कि इसका ये सॉल्यूशन है, तो टेंशन तो अपने आप खत्म हो ही जाएगी। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस या फिर हम बोलेंगे लिमिटेशंस। तो हालांकि ये मेथड काफी अच्छा है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। तो क्या कमियां हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। अब जो बच्चा है, जब तक बोले जा रहा है काउंसलर को सुनना है, अगर उसने उसे बीच में रोक दिया, क्या पता जो इंपॉर्टेंट बात अभी उसने बोलनी थी वो बोली ही ना हो, या फिर वो फर्दर हिचक जाए, अब वो बोले ही ना। तो जो काउंसलर है वो उसे बीच में रोक नहीं सकता है, उसे बच्चे को फ्रीली पूरी फ्रीडम मिलेगी कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस। नॉट सुटेबल फॉर लेस मेच्योर्ड एंड लेस इंटेलिजेंट काउंसलिंग। अब ये लेस मेच्योर्ड और लेस इंटेलिजेंट काउंसलिंग के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि अगर उस बच्चे को अपनी बात रखनी ही नहीं आ रही है सामने, तो फिर वो सॉल्यूशन कैसे बोलेगा, मतलब कैसे ढूंढ पाएगा खुद से। और फिर अगर बच्चे की एज कम है, तब भी क्या होगा कि जैसे मैंने पहले बताया कि उनके तो खुद के थॉट्स उतने क्लियर नहीं होते छोटे बच्चों के। तो फिर इस तरीके से ये ज्यादातर मेच्योर्ड और इंटेलिजेंट लोगों के लिए ही यूज की जाती है। काउंसलर्स पैसिव एटीट्यूड माइट इरिटेट द काउंसली। अब काउंसलर का जो पैसिव एटीट्यूड है, हो सकता है काउंसली को इरिटेट कर दे। कैसे इरिटेट करेगा, जैसे अगर मेरी और आपकी ही बात चल रही हो और मैं ही बोलती जाऊं और आप बोलो ही ना, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब मुझे ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, या फिर मुझे इरिटेट फील होने लगेगा कि मैं ही क्यों बोल रही हूँ, या फिर मैं हिचकिचाऊंगी, हेजिटेट करूंगी। तो इसीलिए ये इसका एक लिमिटेशन हो सकता है। नॉट पॉसिबल इन स्कूल एज द काउंसलर हैज टू अटेंड मेनी pupils। अब ये स्कूल में पॉसिबल नहीं है। अब स्कूल में एक क्लास में 30 से 40 बच्चे होते हैं। तो अब जो काउंसलर है वो हर किसी को इतना टाइम देने लगे, तब तो फिर एक ही क्लास की काउंसलिंग जो है वो 3-3 महीने चलेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो स्कूल वगैरह की जगह पर उतनी ज्यादा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बच्चे को इतना टाइम देना पॉसिबल नहीं है। जैसे शुरू में ही बोला कि ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके अलावा कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह भी यूज नहीं हो रहा है। तो और सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ओरली सॉल्व नहीं होती हैं। हो सकता है बच्चे को कुछ डिसेबिलिटी या किसी चीज ऐसी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जिसके लिए हमें टेस्ट करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर तो बच्चा बोले जा रहा है, सिर्फ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। तो हर प्रॉब्लम के लिए ये उतनी यूजफुल नहीं हो सकती है। और इसके अलावा हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन भी चाहिए कि जो काउंसलर हो वो बच्चे के लिए ऐसा एनवायरनमेंट शुरू में ही क्रिएट कर दे कि बच्चा खुद ही मोटिवेट हो कि वो अपनी बात काउंसलर के सामने रखे। नेक्स्ट है इक्लेक्टिक काउंसलिंग। तो इक्लेक्टिक काउंसलिंग क्या होती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो अभी हमने दो पढ़े, डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव। तो मेन एक्सपोनेंट इसके थे फ्रेडरिक सी थॉर्न, और जैसे मैंने बोला ही कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है। अब जब कॉम्बिनेशन है तो यानी कि दोनों के फीचर्स आएंगे, तो इसीलिए इसमें ना ही तो काउंसलर ज्यादा एक्टिव है, जैसे कि किसमें एक्टिव था काउंसलर, डायरेक्टिव काउंसलिंग में, ना ही ज्यादा पैसिव है, और पैसिव किसमें था, नॉन डायरेक्टिव में। यहां पर काउंसलर जरूरत के हिसाब से अपना रोल स्विच करेगा। अगर उसे लगेगा कि यहां पर मुझे डायरेक्टिव मेथड ज्यादा यूज करने की जरूरत है तो वहां पर डायरेक्टिव में आ जाएगा, और अगर लगेगा कि नहीं इनडायरेक्टिव की जरूरत है तो इनडायरेक्टिव में स्विच कर जाएगा। तो यहां पर काउंसलर का स्मार्ट होना, एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये किस बेस पर चलता है कि जो सारे इंडिविजुअल्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, और उनकी नीड के हिसाब से ही उन्हें काउंसिल किया जाना चाहिए। जहां पर हमें लगता है कि डायरेक्टिव काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है वहां पर डायरेक्टिव हो, और जहां पर हमें लगता है जिस केस में नॉन डायरेक्टिव ज्यादा जरूरी है वहां पर नॉन डायरेक्टिव मेथड्स को फॉलो किया जाए। जनरली क्या होता है, पहले डायरेक्टिव मेथड को फॉलो किया जाता है, क्योंकि पहले रिकॉर्ड वगैरह तो चेक किया जाएगा ना बच्चे का, उसके बारे में डाटा कलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे को फुल फ्रीडम मिल जाती है कि हाँ वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे और वो अपने बारे में बताए, तो नॉन डायरेक्टिव पर चले जाते हैं फिर। पर ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। काउंसलर जो है वो सिचुएशन के हिसाब से चीजें स्विच भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ इक्लेक्टिक काउंसलिंग की क्या स्टेप्स होते हैं इक्लेक्टिक काउंसलिंग के दौरान। सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट, फिर डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, फिर एनालाइजिंग द केस, देन प्रिपेयरिंग टेंटेटिव प्लान, काउंसलिंग एंड देन फॉलो अप।
तो सबसे पहले हम जानेंगे एस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट क्या होता है, कि यहाँ पर एक रिलेशन मेंटेन करेंगे, एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद काउंसली। अब काउंसलर को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जो काउंसली हो वो उन पर ट्रस्ट करे, वो उन्हें ऑनेस्ट रहना है, लॉयल्टी दिखाए, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि काउंसली उनसे अपनी बात आसानी से कह पाए। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल इंटरव्यू लिए जाएंगे, रेलेवेंट डाटा कलेक्ट करेंगे ताकि काउंसलिंग के बारे में पता चले। इसलिए मैंने बोला कि पहले डायरेक्टिव होगा ज्यादातर केसेस में, फिर नॉन डायरेक्टिव की तरफ जाएंगे। देन एनालिसिस होगा। एनालिसिस क्या होता है कि हम टेक्निक्स वगैरह देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक्स कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द काउंसली। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग टेंटेटिव प्लान्स। क्या टेंटेटिव प्लान्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हम बच्चे को दे सकते हैं, वो सारी हम चीजें डिसाइड करेंगे। यानी कि यूज ऑफ टेक्निक्स अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस एज पर द डिजायर एंड नीड ऑफ द काउंसलिंग। नेक्स्ट इज काउंसलिंग। अब जो हमने प्लान बनाया था, सबसे पहले हमने क्या, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि बच्चा हमारे साथ घुल मिलकर बात करे। फिर उसके बाद हमने उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज किया, फिर हमने उसको एनालाइज किया कि क्या क्या टेक्निक्स हम लगा सकते हैं। फिर हमने एक रफ प्लान बनाया, टेंटेटिव प्लान को हम एक रफ प्लान बोल सकते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं। फिर हमने क्या करी, काउंसलिंग करी कि बच्चे को वो सोल्यूशंस बताए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज गिवन टू द काउंसलिंग। अब काउंसलिंग के दौरान इन्वायरमेंट हम ऐसा भी रख सकते हैं कि नॉन डायरेक्टिव इन्वायरमेंट हो या डायरेक्टिव इन्वायरमेंट हो, जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उसे दिया जाएगा। नेक्स्ट इज फॉलोअप। फॉलोअप में जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक तरीके से फीडबैक होगा। हम चेक करेंगे कि जो हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया था वो कितना इफेक्टिव रहा है, उससे बच्चे की प्रॉब्लम कितनी सॉल्व हो पाई है। और अगर नहीं हो पाई है तो कहीं ना कहीं हमने एनालिसिस में गड़बड़ करी है, डायग्नोसिस में गड़बड़ करी है, तो वो सारे प्रोसीजर क्या होता है, फिर रिपीट हो जाता है। दो ये एक काफी अच्छा मेथड है क्योंकि इक्लेक्टिक है, हम अपने हिसाब से यहाँ पर अप्रोच लगा रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको पूछ लेते हैं कि इन सारे मेथड्स में से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है या ज्यादा अच्छा कौन सा है, क्योंकि कभी कभार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग में से सबसे अच्छी अप्रोच कौन सी है, तो ऐसा माना जाता है कि इक्लेक्टिक अप्रोच ही सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चे की नीड के हिसाब से स्विच कर रहे हैं चीजों को। तो इसमें डायरेक्टिव के जो फायदे हैं वो भी आ रहे हैं, नॉन डायरेक्टिव के फायदे जो हैं वो भी आ रहे हैं, और इन दोनों की जो लिमिटेशंस है वो भी कहीं ना कहीं कम हो रही हैं। लेकिन इसकी खुद की भी कुछ एडवांटेजेस और कुछ लिमिटेशंस है, वो अब हम बात करेंगे। एडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड प्रैक्टिकल है, बच्चे की नीड के हिसाब से, तो प्रैक्टिकल अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से ही कुछ बोल दे रहे हैं। मोर फ्लेक्सिबल है, मन करेगा इन द सेंस कि जरूरत के हिसाब से, अगर हमें लगेगा कि ये ठीक है तो डायरेक्टिव के हिसाब से चल सकते हैं, नहीं तो नॉन डायरेक्टिव के हिसाब से चल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है, जहां पर जो मेथड ज्यादा सुटेबल लगेगा, जो टेक्निक ज्यादा सुटेबल लगेगी, जो स्ट्रैटेजी ज्यादा इफेक्टिव लगेगी, वो हम कोऑर्डिनेट करके यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है, और एम को, गोल को ध्यान में रखते हुए जो स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स जो हैं वो डिसाइड की जाती हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या है इसकी, रिक्वायर्स मोर स्किल्ड काउंसलर। जैसे मैंने शुरू में बोला कि यहाँ पर क्या होगा, काउंसलर एकदम स्किल्ड होना चाहिए, क्योंकि जिसे पता हो कि किस सिचुएशन में कौन सा मेथड ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, कौन सी अप्रोच ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। तो इसीलिए काउंसलर एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए और स्किल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है, रोल ऑफ काउंसलर एंड काउंसली आर नॉट प्री डिटर्माइंड। पहले से डिसाइडेड नहीं है कि कौन एक्टिव होगा कौन पैसिव होगा, तो जिसकी वजह से थोड़ी वेकनेस सी आ सकती है, कंफ्यूजन वाली स्टेट आ सकती है काउंसलिंग के दौरान। नो सेट ऑफ रूल्स, कोई रूल्स नहीं है पहले से प्री डिसाइडेड, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है काउंसलिंग के दौरान। क्योंकि अगर सेट ऑफ रूल्स हमें पता हो कि इन बेसिस पर चीजें देखनी है, इस सीक्वेंस में चलना है, तो वो चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो जो थोड़ा लेस स्किलफुल काउंसलर है वो भी काउंसलर की तरह एक्ट कर सकता है, यानी कि वो भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्किल्ड काउंसलर ही चाहिए होंगे, क्योंकि कोई परफेक्ट सेट ऑफ रूल्स नहीं है। तो हमने जाना कि अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग में 3 तरीके की अप्रोच होती है, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इक्लेक्टिक। और डायरेक्टिव में क्या होता है, काउंसलर ज्यादा एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसिव होता है। और नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है, स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव होता है, सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती हैं, नीड बेस्ड है, उसकी क्या जरूरत है, वो क्या बोलना चाह रहा है, उसको फुल फ्रीडम मिल रही है। और जो काउंसलर होंगे वो पैसिव होंगे, और इक्लेक्टिक में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।
Thank you and stay connected for more videos.